हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस beloved चैनल beloved एकेडमी। हमारा चल रहा है क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 और उनमें से आज है हमारा आखिरी क्लास। और आखिरी क्लास में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब हम इतने पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है डेटा क्या है, कितने मेथड्स होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने देखा है, जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड देखा, एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा, कोरिलेशनल सर्वे देखा, फिर हमने देखी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और फिर उसके बाद हमने देखा था केस स्टडी। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स देखे हैं हमने। अब उनमें से हमने डेटा को कलेक्ट तो कर लिया इतने सारे मेथड को यूज़ करके, ठीक है, बट अभी हमको उनको एनालिसिस भी तो करनी है, तो वो हम देखेंगे सबसे पहली बात। और दूसरा इसके बाद जो आएगा, अब ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है, देखो हर चीज़ में अच्छाई होती है बुराई होती है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस इसके भी हैं, वो हम देखेंगे। और इसके बाद अभी आपका ये जो पूरे जो रिसर्च है, उस रिसर्च में कुछ कुछ एथिक्स तो बेटा मानना ही पड़ता है, कुछ कुछ एथिकल इश्यूज हैं, हम उनको भी देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम होगा एनालिसिस ऑफ डेटा। और इसमें से 2 मेथड हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारा है क्वांटिटिव मेथड और दूसरा हमारा है क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटिव मेथड का मतलब है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो कैसे होगा, क्वांटिटी में होगा। मतलब उसको हम जो मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, क्वांटिटी में मेजर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा क्या है, देखो क्वांटिटिव मेथड में साइकोलॉजिकल टेस्ट, questionnaires, structure interviews, etc. condition a series of close-ended question and their probable responses are given in these measures. For example, जैसे इंटेलिजेंस, एकेडमिक इंटेलिजेंस, etc. 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 तो इन सारे मेथड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं ना। डेटा को हम प्रोबेबल रिस्पॉन्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। तो अब उस रिस्पॉन्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, इन डूइंग कैलकुलेशन द रिसर्चर कन्वर्ट्स द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनटू क्वांटिटी, यूजुअली नंबर्स। तो ये जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, जिनके रिस्पॉन्स हमने कलेक्ट किया है, जिस तरीके जैसे एट्रीब्यूट हो गए मानो इंटेलिजेंस या फिर एकेडमिक इंटेलिजेंस, तो इनको यूजुअली क्या करते हैं, क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। और वो क्वांटिटी कैसा होता है, यूजुअली नंबर होता है। For purpose of drawing conclusion, a researcher may compare individual score with that of the group or compare the score of 2 groups. अब यहाँ पे हमें अगर उस कैलकुलेशन के बाद कोई कंक्लूशन लाना है, तब हम क्या करते हैं, जो स्कोर आता है किसी भी इंडिविजुअल का, उस स्कोर को हम ग्रुप के स्कोर से कंपेयर करते हैं या फिर 2 ग्रुप के स्कोर को भी आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, जैसे कि मानो एक ग्रुप का हमने ऐसा कहा हमने कि जो एवरेज स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ये हमने कहा, ठीक है, हमने कह दिया 15 होना चाहिए। अब कोई एक इंसान है, कोई ऐसे इंसान है, उसने स्कोर किया 7, तो हम इसको इधर से इससे कंपेयर करेंगे कि ये जो एवरेज स्कोर है ग्रुप का जो एवरेज स्कोर हमारा है, उससे हम इस 7 को कंपेयर करेंगे और फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे कि जो ग्रुप का यूजुअल स्कोर है उससे इस बंदे का बहुत कम आया है। या फिर अगर किसी ने मानो स्कोर किया 21, तो 21 अगर किसी ने स्कोर किया तो इसको भी हम इधर से कंपेयर करेंगे और फिर हम कहेंगे कि ये जो इंसान है इसने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया है जो एवरेज है उससे। दिस रिक्वायर्स यूज ऑफ सर्टेन स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अब यहाँ पे जो इस कैलकुलेशन को करने के लिए उस स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है, जिनमें हमारा है मीन है, मीडियन है, मोड है। जैसे मैंने कहा ना, जो ये 15 हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज स्कोर को हम क्या कहते हैं, मीन स्कोर भी कहते हैं। तो इस तरीके से मीन निकाल के, एवरेज निकाल के हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्या आएगा, मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड आएगा। और दूसरा एक मेथड होता है मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी में कौन कौन से मेथड आएगा, रेंज आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और होता है मेजरमेंट, जिसको कि हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
एंड सो फोर्थ, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको बोले कि हमारा जो क्वांटिटेटिव मेथड है, इनमें इस क्वांटिटेटिव मेथड में हम कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए हम उन डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला हमारा आता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड से हमें मीन, मीडियन और मोड 3 तरीके का मेथड मिल जाता है। फिर हमारा आता है मेथड्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जहाँ पे हमें मिलता है रेंज, क्वार्टल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो भी हमारा एक तीसरा मेथड है। ओके, नेक्स्ट है these are some advanced statistical methods enable researchers to make inference and give meaning to the data। तो इन्हीं मेथड को यूज़ करके जो रिसर्चर है वो कुछ इन्फरेंस करता है, यानी कुछ इंटरप्रिटेशन करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो जो डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसको कोई मीनिंग देता है। या मीनिंग देना का मतलब होता है, आप ऐसे समझ ली कि कंक्लूजन देना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड का वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें ह्यूमन के एक्सपीरियंस के बारे में जानना है, या फिर जहाँ पे डेटा जो है वो किसी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं होता है, वो ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि ह्यूमन एक्सपीरियंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जाहिर सी बात है। जैसे अगर आपको जानना है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को खोने के बाद कैसा फील किया है, तो आपको उनकी पूरी कहानी सुननी होगी ये समझने के लिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और उसको आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि उनका जो सफ़रिंग है उसका क्या मीनिंग बन रहा है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड नैरेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे जो एनालिसिस है उसको हम कहेंगे नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस का मतलब, जैसे आपने उनके क्या कहा, आपने उनकी पूरी कहानी सुनी, तो कहानी को क्या किया गया है, कहानी को नरेट किया गया है ना। तो नरेट किया गया है और उस नरेशन का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे नरेटिव एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पे डेटा जो है ऑलवेज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्कोर बट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो मैंने कहा कि डेटा बहुत बार स्कोर के फॉर्म में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ड्स, field note taken by the researcher, photographs, interview, response noted by the researcher, or taped, video recorded, informal talks, etc. 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 बहुत सारे तरीके के डेटा हम क्वालिटेटिव मेथड में कलेक्ट करते हैं। तो अभी अगर आपको ये सवाल किया जाए कि हम क्वालिटेटिव मेथड में किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो आपको बोलना है कि सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है पार्टिसिपेंट का खुद का, मतलब खुद की भाषा में वो अपनी खुद की कहानी वो सुनाएगी, तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपेंट्स ओन वर्ल्ड। उसके बाद फील्ड में नोट लिया जाएगा रिसर्चर के द्वारा, या फिर फोटोग्राफ्स दिया जा सकता है इंटरव्यू रिस्पॉन्स के थ्रू, जो कि लिया जा सकता है कि इंटरव्यू रिस्पॉन्स नोट किया, या फिर टैप रिकॉर्डर कर लिया, वीडियो रिकॉर्डर कर लिया, या फिर किसी से पर्सनली बैठ के 1-to-1 टॉक्स कर लिया, इनफॉर्मल टॉक्स, इस तरीके से। ओके, दिस टाइप ऑफ डेटा कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्कोर और सब्जेक्टेड टू स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब इनको तो आप स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इन पे कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी आप नहीं कर सकते हो। तो रिसर्चर यूजेस technique of content analysis to find out thematic categories and build those categories, taking example from the data. It is more descriptive in nature. तो वहाँ पे जो कंटेंट, ओवरऑल जो कंटेंट कलेक्ट हुआ है, उस कलेक्शन को पूरा एनालिसिस करके वहाँ का उसका मतलब क्या थीम हो सकता है, क्या कैटेगरी हो सकता है, उस पर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना कि माँ ने क्या किया, माँ ने अपने बच्चे को खोया है, तो उनकी कहानी सुनने के बाद हमने नरेशन को एनालिसिस किया, फिर जो पूरा कंटेंट हमें मिला उस कंटेंट को हमने एनालिसिस करा, और उसके बाद हम उसका थीम क्या है, कैटेगरी क्या है, कौन से कैटेगरी का डाटा है, वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई इंसान किसी इंसान को खोता है, या फिर माँ अगर अपने बच्चे को खोती है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा ग्रीफ होने लगती है। तो यहाँ पे जो थीम है वो कौन सा थीम होगा, ग्रीफ का थीम होगा, या फिर सैड, अपसेट, अनहैप्पी, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे एक प्यारा सा नोट दिया है। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो क्वांटिटेटिव मेथड है और क्वालिटेटिव मेथड, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है।
तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब अगर ये इधर बोल रहा है तो ये इधर बोल रहा है, बट ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करता है। ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ फेनोमेना इन इट्स टोटलिटी ए सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे बोथ रिक्वायर्ड आप लिख दो, बोथ इज रिक्वायर्ड मिस हो गया था शायद। ओके, तो अगर आपको किसी फेनोमेना को पूरी तरीके से समझना है ए टू जेड, तो आपको दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है। तो हमने देख लिया डेटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा चैप्टर है साइकोलॉजिकल एनक्वायरी करके, इस साइकोलॉजिकल एनक्वायरी के ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे बेटा। हर चीज़ की अच्छाई होती है, बुराई होती है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होंगे। उनमें से सबसे पहला जो है वो लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि अनलाइक फिजिकल साइंसेस साइकोलॉजिकल मेजरमेंट डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए ट्रू ज़ीरो। तो जैसे साइकोलॉजिकल साइंसेज जो होती है उसमें क्या होता है कि मतलब साइकोलॉजिकल साइंसेज या फिर जो साइकोलॉजिकल जो डेटा होती है वो ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही उसको ज़ीरो से देखते हो, मतलब कुछ कहानी हो जाती है, कहानी हो जाती है और फिर उसके बाद आपको उसका नरेशन मिलता है, या फिर कोई घटना घटती है उसके बाद आप उसका डेटा कलेक्ट करते हो, या फिर कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसका आप डेटा कलेक्ट करते हो। यानी आप कोई चीज़ नया, ऐसे हम नहीं कहेंगे कि हम एकदम ज़ीरो से कुछ कर रहे हैं, या फिर जैसे नया कोई ऐसा हो गया ना कि कुछ इन्वेंशन हो गया या फिर ऐसे वगैरह इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी, ऐसी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है और हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है, थ्योरीज फॉर्म किया जाता है। तो ये है लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। यहाँ पे कोई ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि बाकी जो फिजिकल साइंसेस हैं, जैसे कि बायो हो गया, बायो तो छोड़िए, जैसे फिजिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों में आप ये चीज़ कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस कांट बी मेजर फ्रॉम जीरो बिकॉज नो पर्सन हैज़ एब्सोल्युटली जीरो इंटेलिजेंस। तो किसी भी इंसान में ऐसा नहीं है कि ज़ीरो इंटेलिजेंस हो, तो इसलिए इंटेलिजेंस को ज़ीरो से हम स्टडी कर ही नहीं सकते। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसी एग्जिस्टिंग चीज़ को हमें पढ़ना होता है। अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़ीरो पॉइंट जो है वो at arbitrary zero pointers are assigned arbitrarily making the scores relative not absolute। तो इसका मतलब होता है बहुत ही मन चाहे तरीके से, मन चाहे कह सकते हो आप या फिर रैंडमली आप ऐसे कह सकते हो। तो जो ज़ीरो पॉइंट है साइकोलॉजी में वो हम ऐसे ही रैंडमली दे देते हैं ताकि हमारा जो स्कोर है वो रिलेट करे, एक दूसरे से रिलेट हो, या फिर जो हमें स्कोर चाहिए हम उसके हिसाब से स्कोर ला सकें। तो इसलिए यहाँ पे जो ज़ीरो पॉइंट है वो लैक करता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। अब दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। टेस्ट्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है या फिर जितने भी तरीके के टेस्ट हैं वो क्या है, उनको स्पेसिफिक कल्चर और एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है। ए टेस्ट डेवलप फॉर अर्बन चिल्ड्रन में नॉट सूट फॉर रूरल चिल्ड्रन ड्यू टू डिफरेंसेस इन एक्सपीरियंसेस। तो कोई भी टेस्ट है जो कि अर्बन बच्चों के लिए, अर्बन एरिया के बच्चों के लिए बनाया गया है, वो हो सकता है रूरल एरिया जो गांव के बच्चे हैं उन पे वो सूट ना करे, क्योंकि उनका फेमिलियरिटी बहुत अलग हो सकता है। फेमिलियरिटी विथ मेट्रोज, जैसे मेट्रो में ट्रैवल करना, ये जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अलग हो सकता है लोगों का, और जो फ्लोरा है, फौना है, यानी जो इकोलॉजिकल पार्ट है वो भी बहुत अलग हो सकती है। हैंस साइकोलॉजिकल टूल्स में नीड टू बी एडाप्टेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड। तो इसलिए जो साइकोलॉजिकल टूल्स है वो रिलेटिव होता है, मतलब जो भी हमें एक कल्चर से या फिर एनवायरनमेंट से वो रिलेटेड होता है। इसलिए एक एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने टेस्ट बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे एनवायरनमेंट पे काम करे, इसलिए इसको हमेशा एडप्ट करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अब जो क्वालिटेटिव डेटा है उसका बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब अपने से खुद से इंटरप्रेट कर लेना, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सो डेटा फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडीज़, जिस पे क्वालिटेटिव स्टडीज़ करते हैं, जहाँ पे हम जो डेटा है
उसको किस फॉर्मेट में कलेक्ट करते हैं हम, इंटरव्यूज़ के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में, वो इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट रिसर्चर। तो एक ही डेटा को अलग अलग रिसर्चर अलग अलग पॉइंटर्स पे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, और जो पर्सनल बायसेस होती है या फिर व्यू पॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत बार इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसीलिए टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं हो पाता है, और टेस्ट का जो एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है जहाँ पे हम नॉर्म्स वगैरह बनाते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, समझ आ गया होगा। और टेस्ट का ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एक टेस्ट कैसे ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट टॉपिक है उस पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको देखो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो एथिकल इश्यूज हमें अभी देखना है साइकोलॉजिकल रिसर्च में। तो एथिकल इश्यूज में क्या क्या एथिक्स है जिनको कि हमें मानना है, क्या क्या एथिकल इश्यूज है जो कि आ सकता है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहला एथिकल इश्यूज है या फिर जो एथिक्स हमें मानना है वो है वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन। जो भी कोई सब्जेक्ट हमारा है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसको अपनी वॉल्यूंटरीली पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने मन से पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट मस्ट हैव द फ्रीडम टू डिसाइड वेदर दे वांट टू टेक पार्ट और नॉट। उनको अपने से डिसाइड करना है, अपने खुद से, उनका इतना फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी बात, नो कोर्सन, एक्सेसिव इंड्यूसमेंट और पेनाल्टीज फॉर विड्रॉइंग आफ्टर स्टार्टिंग। कोर्सन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई एक्सेसिव इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जैसे क्या कहे उसको डायरेक्ट, हाँ लालच, हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी को लालच देना, उसको प्रलोभन देना कि चलो आओ कर लो, तुम्हें ये फ़ायदे हो जाएंगे, मतलब उसको हम ललचा रहे हैं कि उसको लालच दे रहे कि आ जाओ कर लो हमारे साथ काम, ये देंगे, तो ये भी नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने बीच में विड्रॉ भी कर लिया तब हम कोई पेनल्टी भी नहीं लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। अब कॉन्सेंट उनका होना चाहिए। कॉन्सेंट का मतलब होता है सीधी भाषा में, कॉन्सेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, कॉन्सेंट को सीधी भाषा में हम कहते हैं परमिशन। अब क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पहले से परमिशन होना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको पूछ रहे हो, उनके बारे में आपको पहले से उनको इन्फॉर्म कर देना है और उनका परमिशन ले लेना है। सो पार्टिसिपेंट शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट द स्टडी इन्वॉल्व्स बिफोर इट स्टार्ट। शुरू होने से पहले यहाँ पे क्या की इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी जानी चाहिए, और उनको कॉन्सेंट भी देना चाहिए। दे मस्ट गिव कंसेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एनी पोटेंशियल रिस्क और प्रोसीड्यूर्स। तो क्या रिस्क हो सकता है, क्या प्रोसेस है, उसको जानने के बाद उनका कॉन्सेंट होना चाहिए, यानी उनकी परमिशन होनी चाहिए। जैसे क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है, बोले हाँ लग सकता है, तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो क्या आप ओके हैं, अगर बोलेगा ठीक है मैं ओके हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तब आपको वो कॉन्सेंट आपको मिल गया है। नेक्स्ट हो सकता है आपका कोई सेंसिटिव क्वेश्चन आप पूछ लो, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन, तो क्या वो इंसान ओके हैं, अगर ओके हैं तो ठीक है। नेक्स्ट आपका है डीब्रीफिंग। तो डीब्रीफिंग में होता है कि आपका क्या पर्पस है टेस्ट का, कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हो, वो पहले से आपको एक ब्रीफ तरीके से उनको बता देना चाहिए जो पार्टिसिपेंट है। दूसरी बात है, इफ़ डिसेप्शन वाज इन्वॉल्व, स्पेशली अगर किसी भी तरीके का डिसेप्शन है तो उसको भी उनको पहले से बता देना चाहिए। हेल्प रिड्यूस एंजाइटी एंड एंश्योर पार्टिसिपेंट्स लिव इन द सेम मेंटल स्टेट एज दे एंटर्ड। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर उनके पास पहले से ब्रीफ रहते कि ये चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ, तो वो मेंटली स्टेबल रहते, कि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, मेंटली वो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कोई बात नहीं ये होगा, मेरे को तो पता ही है, मेंटली रेडी रहते हैं। तो इससे वो जिस मेंटल स्टेट से टेस्ट को लेने के लिए एंट्री करे थे उसी स्टेट से वो लोग बाहर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। आपको जो स्टडी का जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग्स आया है, जो रिपोर्ट फाइनली आया है, उसको उनके साथ शेयर करना चाहिए और उनको रिटर्न में देना चाहिए, स्टडी का जो फाइंडिंग है। और ये जो फुलफिल है ये आपको फुलफिल करता है आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको उनकी तरफ से और भी कोई इंसाइट है उसको पाने में मदद करता है।
तो अगर आपका जो रिज़ल्ट आया, मानो आपका जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को अगर आपने उनके साथ शेयर करा और आपने कहा कि हमने आपकी इंटेलिजेंस पे, आईक्यू पे टेस्ट करा था, तो ये आपका रिज़ल्ट है, तो इससे और भी इंसाइट आपको मिल सकता है। अगर रिज़ल्ट में थोड़ी कम आया तो वो बोलेंगे ठीक है, मैं उस टाइम पे थोड़े नर्वस था तो इसलिए मैं आंसर नहीं कर पाया, लेकिन मेरी जो आईक्यू है वो बहुत ही और ज़्यादा थोड़ी बहुत अच्छी है। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फिर एक और लास्ट बात है कि जो डेटा का जो आपने जो कलेक्ट किया वो होना चाहिए कॉन्फिडेंशियल, यानी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होनी चाहिए। वो जो डेटा आपने कलेक्ट करा है उसको आप हर जगह ऐसे नहीं दे सकते हो। सो पार्टिसिपेंट का जो इन्फॉर्मेशन है मस्ट बी केप्ट सीक्रेट एंड यूज फॉर ओनली रिसर्च। तो उनकी जो डेटा आपने कलेक्ट करा है तो उसका जो रिजल्ट है वो आप बताओ, सबको बताओ, उसी के लिए तो आपने किया है। लेकिन उनकी जो डेटा कलेक्ट करा है कि नाम क्या है, आप कब रहने की जगह कौन सी है, प्रोफेशन क्या है, आपकी एज क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ही प्राइवेट रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, आप इनको डिस्क्लोज नहीं करोगे। और जो नाम है वो भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तब नेम शुड बी नॉट रिकॉर्डेड अनलेस नेसेसरी। अगर नेसेसरी नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वो अलग से सेपरेट करके रखना पड़ेगा जो डेटा आपने कलेक्ट कर रहे हो उससे, और बाद में रिसर्च के बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा, ताकि उनकी जो नाम है, जो पार्टिसिपेंट्स है उनकी जो नाम है वो बाहर ना आए। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है अपना क्लास 11th का चैप्टर 2 हमारा पूरा कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा रिव्यू क्वेश्चंस। तो मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट करो, कमेंट यानी आप लोग फीडबैक मुझे दो कि कैसा रहा। और इसके बाद से मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ एक MCQ सीरीज़ लेके आने की, और साथ में वन शॉट सीरीज़ में लेके आऊँगी, और शायद लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स में आपसे ना ही करवाऊँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है। तो दैट्स ऑल। मैं देखो, मैं कुछ भी कराओ पढ़ाओ, ऐसे कराओ वैसे कराओ, मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ो अच्छे से, अच्छा स्कोर करो, यही मेरा मकसद है। कुछ भी हो जाए आप लोग अच्छा स्कोर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, दैट्स इट।